सागौन कटवाकर उसका वो एक नौका जैसा बांध के, एक दूसरे से बांध के उसको नदी में बहा दिया जाता था। इसी कारोबार के कारण तो यहाँ हमला हुआ है ना बस्तर में, यही मध्य प्रदेश की सीमा थी, तो इसलिए हमारा यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब छत्तीसगढ़ की सीमा हो गई, अलग बात है। कृष्णा पामभोई उसके अंतिम जमींदार थे और बताते हैं कि उनका एक पुत्र भी था जो लंदन में पोलो खेलते हुए दुर्घटना में नहीं रहे थे। वो शिव मंदिर कहाँ से जाएंगे? ये है तिमेड़ का शिव मंदिर, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला देव स्थान और पहला गांव भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ। अभी खुला नहीं है ताला, क्या बात है, इतनी सुबह आ गए हम लोग। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भोपाल से भोपालपट्टनम की यात्रा कर रहे हैं और अब असल में जो हमारी यात्रा की जो पहला चरण था उसमें हम भोपालपट्टनम बिल्कुल पहुंच गए हैं और हम उस पहले गांव में हैं इंद्रावती पार करने के बाद तिमेड़ में। तो तिमेड़ की बात करें, जो पहला गांव है भोपालपट्टनम पहुंचने से पहले इस मध्य बस्तर की, इस छत्तीसगढ़ राज्य की, जब हम दक्षिण की ओर से यहाँ प्रवेश करते हैं और हम यहाँ के बारे में जानेंगे बस्तर और आदिवासी संस्कृति के अध्येता साहित्यकार लक्ष्मी नारायण पयोधी जी से। देखिए, तिमेड़ जैसे कि आपने देखा है, यहाँ से इंद्रावती नदी बह रही है और इसके ठीक किनारे पर ये गांव बसा हुआ है। ये गांव जितना नया अभी लग रहा है उतना है नहीं, ये बहुत पुराना गांव है और इसके तिमेड़ नामकरण के पीछे एक कथा जुड़ती है। वो किंवदंती नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, क्योंकि उस वंश के एक वंशज ने टी मोहन राव, मैं जब वहाँ भोपालपट्टनम में नियमित रूप से रह रहा था, चूँकि मेरा घर भोपालपट्टनम में ही है,
तो उस समय मैंने एक लंबा इंटरव्यू मोहन राव जी से लिया था। वो शिक्षक थे और मुझसे उम्र में बड़े थे। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो उन्होंने तीमेड़ में, चूँकि वहाँ पे उनके स्मारक भी बने हुए हैं, छतरियाँ बनी हुई है, आप देखेंगे वो तंजावुर परिवार की छतरियाँ हैं। वो चूँकि लकड़ी का व्यापार, उस समय सागौन के ठेकेदार थे, वो यहाँ से सागौन कटवा कर उसका वो एक नौका जैसा बांध के, एक दूसरे से बांध के उसको नदी में बहा दिया जाता था और वो राजमंदिर तक पहुंचता था। और पहले इसी गोदावरी इंद्रावती में बहा के वो गोदावरी जाता फिर था। वो गोदावरी आपने जैसा सुना हो कि भद्रकाली, जो यहाँ से एक पास में गांव है, भद्रकाली में गोदावरी और इंद्रावती का संगम होता है। तो फिर गोदावरी से होते हुए तारलागुड़ा की ओर से वो राजमहेंद्री जाता था और वहाँ पे उनका व्यापार चलता था। तो चूंकि ये उस जमाने में 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस जमाने में बहुत सघन वन हुआ करता था और सागौन के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाए जाते थे। इसलिए हम जब छोटे थे तब भी हमने देखा है कि ट्रकों से सागौन की लकड़ियाँ काट काट कर लाते थे और इंद्रावती में बहा दिए जाते थे। तो उस समय ठेकेदार बदलते गए, लेकिन वो तंजावुर परिवार चूँकि पहली बार यहाँ पे आया था और उसने, उनके नाम से ही ये इस गांव का नाम पड़ा। तंजावुर से टी और टी से टीमेड़, तो ये अंग्रेजी का शब्द है मूलतः टीमेड़, तंजावुरों के द्वारा बनाया हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे बोलचाल में तीमेड़ हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर, पहला गांव, पहला मंदिर, पहला देव स्थान। तो पुजारी जी होंगे ना, बढ़िया बनाया हुआ है ना। नदी किनारे के मंदिर ऐसे ही लगते हैं क्या, थोड़े से, है ना। चंगोरी का मंदिर भी ऐसे लग रहा है। वाह, देख तो खाना यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ना नदी। वाह, जय मैया पूजा। इसी पुल से आए थे हम लोग अभी। उस तरफ महाराष्ट्र, इस तरफ छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना आगे। अच्छा। जब संगम आ जाएगा हाँ, तो तेलंगाना उस तरफ। अच्छा। और इसका नाम है तीमेड़। तीमेड़, तीमेड़ मतलब जैसे पयोधी जी हमारे जो भोपालपट्टनम के ना, वो बता रहे थे कि टी मतलब तंजावुर और मेड़ मतलब ठिया। वो साहित्यकार है यहाँ के। अच्छा। हाँ, और ये शिव, यहाँ लकड़ी का कारोबार होता था, उसी कारोबार के कारण तो यहाँ हमला हुए ना बस्तर में। मतलब अलग अलग जो आक्रमण हुए, यहाँ घुसपैठ हुआ, क्योंकि यहाँ सागौन की लकड़ी इसी जो ये जो इंद्रावती नदी है, यहाँ से लट्ठे के लट्ठे बांध के ये कहा जाता था कि बहा के फिर गोदावरी में ले जाते हैं, और गोदावरी से तट है वहां तक जाता था, फिर वहां से बड़े बड़े जहाज से जाता था आगे। पुष्पा मूवी जैसे। अब इसीलिए वो जैसे भोपालेश्वर हुआ तो भोपाल से भोपाल हो गया, पट्टनम से पट्टनम। पट्टनम का दो अर्थ है, जैसे मैंने पयोधी जी का जिक्र किया। वो कहते हैं कि पट्टनम तेलंगाना में किसी भी नगर को कहा जाता है पट्टनम, तो भोपाल पट्टनम। लेकिन हमारी एक दूसरी मान्यता है कि पट्टनम मतलब कभी उसी लकड़ी को यहाँ से ले जाने के लिए, बहा के ले जाने के लिए इंद्रावती के संगम में बंदरगाह था, ऐसा कहना है। पट्टन मतलब बंदरगाह, तो इसीलिए भोपाल पट्टनम पड़ा, ये कहना है लोगों का। तो सोचो भावना, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग क्यों होना पड़ा? हम कितना किलोमीटर चल के आए? 1000 किलोमीटर। और इस रास्ते से अगर आप जबलपुर और रायपुर होके यहाँ आओगे तो 1000 के आपको कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। तो राजधानी की योजनाएं बस्तर तक आती हैं कि नहीं आती है? छत्तीसगढ़ में एक बार प्रवास हुआ था बस्तर में, शायद राजीव गांधी जी का, प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र से दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। तो इस तरीके से दूरी थी। और आज ये तेलंगाना की सीमा हो गई, पहले ये आंध्र प्रदेश की सीमा थी और यही मध्य प्रदेश की सीमा थी। तो इसलिए हमारा यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अब छत्तीसगढ़ की सीमा हो गई, अलग बात है। तो मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश की राजधानी से, इसीलिए हमने उस शुरुआत में कहा था मध्य प्रदेश की राजधानी से मध्य प्रदेश की सीमा तक, पुराने मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा तक, वो भी आंध्र सीमा और तेलंगाना सीमा। अब समझ में आए। तो इसके बाद फिर हम भोपालपट्टनम जाएंगे। चलिए। लो ये आ गया भोपालपट्टनम, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। आंध्रा से, तेलंगाना से और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से आए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश से भी। तो और यही प्रवेश द्वार था राजा भोसले राजाओं का, यही प्रवेश द्वार था अंग्रेजों का। और मैं आपको खास बात बता दूं, यही प्रवेश द्वार था राजा अनमदेव का, जो बस्तर के पहले शासक कहलाए। वारंगल से अपने भाई से विवाद या समझौते के तहत वो आए थे इसी भोपालपट्टनम में सन 1324 में। कितना साल पुराना भावना, 400 से 600 कुछ साल पुराना। ये आ गए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं भावना। दादा ये किला कहाँ है? कौन सा सर? ये यहाँ का जो महल है वो कहाँ है? महल है आगे में। कहाँ से जाएंगे? बीच में जाना। भोपालपट्टनम नाम आपने सुना है, लेकिन वास्तव में इसका जो नामकरण हुआ था भूपालपट्टनम। पट्टनम चूंकि एक नगर को कहा जाता है, तेलुगु का शब्द है, और भूपाल मतलब भूमि का पालन करने वाला। इतिहास ये बताता है कि 14वीं शताब्दी में जब प्रताप रुद्र देव यहाँ से बस्तर अभियान के बाद लौट गए थे, तो उन्होंने अपने भाई अन्नम देव को बस्तर भेजा। तो उस समय नागवंशियों का शासन था बस्तर में। जब अन्नम देव उधर से आए तो उनके साथ वो अभियान करते हुए आए, जीतते हुए, जो भी नगर बीच में मिल रहे थे उनको जीतते हुए आ रहे थे। तो उनको सबसे पहले मिला ये भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम नाम उस समय नहीं था उसका, पहले क्या नाम था ये तो किसी ने बताया नहीं मुझे। लेकिन भद्रकाली संगम जो है, जहाँ गोदावरी और इंद्रावती का मिलन हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने वो, चूँकि महाराष्ट्र की तरफ से आए थे अंकिसा वो आसरल्ली होते हुए, तो सोमनूर के पास जो अब महाराष्ट्र की सीमा में है, गोदावरी इंद्रावती के संगम का वो स्थल, तो वहाँ पे भूपालेश्वर की स्थापना की, वहाँ पूजा अर्चना की और फिर नदी पार करके वो भोपालपट्टनम आए। तो भूपालेश्वर की चूँकि वहाँ स्थापना की थी, तो उसका पालन करने वाला भूपालेश्वर है। भूपाल मतलब भूमि का पालन करने वाला ईश्वर, भूपालेश्वर, भू धन पाल धन ईश्वर। तो भूपालेश्वर की स्थापना करने के कारण उन्होंने इस पहले विजित नगर का नाम भूपालपट्टनम रखा और अपने एक सिपाही जो उनके सेनापति थे
कहा जाता है कि उन्होंने उनकी रक्षा की थी। वो उनकी सेना के साथ अभियान में साथ में आए थे, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पालकी में बैठ के चूँकि आया करते थे उस समय, तो वो पालकी का संदर्भ तो ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि एक सैन्य अभियान के दौरान कोई पालकी पे सवारी तो नहीं करता, घोड़े वगैरह लेके आते हैं। तो उनकी सेना में वो थे, और उनको यहाँ का प्रथम क्षत्रप नियुक्त किया। वो कुछ लोग उनका नाम सूर्यवीर पाम्भोई बताते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सूर्य के समान तेजस्वी थे, और चूँकि सर्प से उनकी रक्षा की थी, तो सर्प को कहा जाता है तेलुगु में पाम, और भोई चूँकि वो अपने कर्म से भोई थे, तो इसलिए पाम भोई नामकरण हुआ, ऐसा मुझे बुज़ुर्गों ने बताया था। ये कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन एक किंवदंती हम इसको मान सकते हैं कि अन्नमदेव के साथ जो उनके विश्वसनीय सेनापति यहाँ साथ में आए थे, उनको प्रथम क्षत्रप यहाँ बनाया, और फिर वो आगे निकल गए विजय अभियान पर। तो इस तरह से भूपालपट्टनम इसका नाम पड़ा। ये महल 18वीं शताब्दी का माना जा सकता है। अच्छा, ये पूर्व में उनके द्वारा उस समय महल का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये है पाम्भोई महल, इसको कहा जाता है। जो बस्तर का इतिहास 1324 से शुरू होता है, उसमें राजा अन्नमदेव और इस महल या इस पाम्भोई घराने का बहुत बड़ा योगदान है। ये हालांकि महल अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन ये बहुत पुराना है। घूम ले, इसको रिपेयर कर देते तो काम आता कुछ ना जी। तो आपके शहर का तो ये गौरव है जी। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक दुर्गम। अच्छा, तो आप लोग कभी लोकल के लोग नहीं आते यहाँ घूमने ना? जी आते हैं, बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं, देख ही रहे हैं। बाद में जो कृष्णा पाम्भोई उसके अंतिम जमींदार थे, और बताते हैं कि उनका एक पुत्र भी था जो लंदन में पोलो खेलते हुए दुर्घटना में नहीं रहे थे वो, लेकिन उनके वंश से चूँकि कोई नहीं था, तो उनके जो विश्वसनीय लोग थे उसी वंश के, पाम्भोई परिवार के जो 14 लोग हैं, 14 उसके मतलब बाद में कोर्ट वगैरह में वो प्रकरण चला, और ज़मींदारी की जितनी भी संपत्ति थी वो उन 14 लोगों में बांट दिया गया था शासन के द्वारा। ये तो देखने लायक चीज है। हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो ये जो महल है, अब चूंकि वो 14 लोगों के हिस्से में आया था, इसलिए उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाई, किसी एक का आधिपत्य उस पर नहीं था, तो उसकी मरम्मत करने का भी किसी ने जिम्मा नहीं लिया, और वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता गया। तो वो एक भव्य परिसर हुआ करता था। हम लोग जब छोटे थे तब देखते थे, एक बहुत अच्छा आम का बगीचा भी वहाँ पे था, और आप देखेंगे कि वहाँ जो कुआं है, वो कुआं गर्मियों में भी कभी नहीं सूखता था। बहुत सारे कमरे कमरे हैं। उस समय का सीमेंट अलग ही था। बल्कि एक पाम्भोई घराना तो हमारे बस्तर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी जी। और इस बहाने, बिल्डिंग के बहाने पाम्भोई घराने को भी याद रखेंगे अगर सुधर गया तो। जी जी। लो जी आगे।
अशोक जी, ये भोपालपट्टनम के बारे में जब आप बताते हैं किसी को कि मैं भोपालपट्टनम में रहता हूँ, जी जी। तो आपको क्या बात को बताने में गर्व लगता है? राजाओं के बारे में बताने का गर्व लगता है। जी, तो ये बस्तर के राजा थे, वो यहीं से शुरुआत किए थे। जी जी पहला बोलते हैं ना किले फतह बोलते हैं ना, जी जी। या गढ़ी फतह, वो यहीं से किए थे, जी है ना। उसके बाद इसमें एक जब आए राजा नामदेव 1324 में, तो यहाँ अपने कहते हैं कि कहार को ये गढ़ जीतने के बाद एक उनको गढ़पति बना दिया, जी। और वही भोई और पाम भोई हो गए। ऐसा कहानी यही है ना, यही आप लोग जानते हैं ना? जी हाँ भाई का उन्हीं का है बोलते हैं ये सब। जी जी। जी सब उन्हीं तो पाम भोई परिवार को भी गौरव होना चाहिए जी, जी। कि ये उनसे जुड़ा हुआ बस्तर के राज घराने का, और वो एक अहम हिस्सा है, शुरुआत के हिस्सा है। तो ज़रूर इस किले का, इस महल का अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है। मतलब 1324 की बात है राजा नामदेव की, जी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस समय का, ये बाद का बनाया हुआ भी किला है। ये तो भोपालपट्टनम का इतिहास है। जी जी। मतलब हम इस किले के इतिहास की बात केवल नहीं कर रहे हैं कि एक भोपालपट्टनम एक गौरवशाली जो है था, और पामभोई की बात नहीं है ये बात है भोपालपट्टनम। और भोपालपट्टनम में जो विद्रोह हुआ था वो भी भोपालपट्टनम का एक कहानी का हिस्सा है, इतिहास का, बस्तर के। हम जब भोपाल में बैठ के भोपालपट्टनम की बात करते हैं, या रायपुर में बैठ के भोपालपट्टनम की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, तो ऐसा कहते हैं कि अरे अच्छा वो भोपालपट्टनम बस्तर का हिस्सा मानते ही नहीं लोग, जबकि बस्तर का एक समृद्ध हिस्सा है, शुरुआत का हिस्सा है। और ये महल उसका गवाह है, उस वंश का तो गवाह है, पामभोई शासकों का। तो दोस्तों ऐसा है हमारा बस्तर, और बस्तर जहाँ से प्रवेश किए थे राजा नामदेव, जहाँ से प्रवेश किए थे, भले आक्रामक रहे हों, अंग्रेज इसी रास्ते से आए थे और अंग्रेजों का विरोध हुआ था, यहाँ से प्रवेश न कर सके, उसमें यहाँ के लोगों का इस भोपालपट्टनम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये कैसा है हमारा बस्तर, कैसा है हमारा छत्तीसगढ़। रायपुर में बैठे लोग, ज़रूर आपको भी गर्व होना चाहिए कि ये भोपालपट्टनम हमारे इसी बस्तर, इसी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय बस्तर, और जय माँ दंतेश्वरी, क्योंकि अब दंतेश्वरी मैया की भूमि की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले चलो हम लोग का तो कहाँ चले? पर्णकुटी तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर सुकमा, फिर जगदलपुर, चलिए फिर दंतेवाड़ा, नहीं दंतेवाड़ा के बाद तो जय दंतेश्वरी मैया की। जय दंतेश्वरी मैया की।